तो आज करंट के क्लास में पिछले दिन हम लोग सीखे थे धारा के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला देंगे टेम्परेचर। रेजिस्टेंस तापमान पर निर्भर करता है। धातु के केस में यानी कि मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप लोहा ले लीजिए, लोहा का आप तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि आप लोहा का तापमान घटाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी घटता चला जाएगा। परंतु जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर के उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनमें आप जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाएंगे इनका रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा, और जैसे जैसे इसमें तापमान घटाएंगे इनका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो मेटल में टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तापमान बढ़ा है रेजिस्टेंस बढ़ा। लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे कुछ प्रश्न आपको ध्यान में होने चाहिए। तो प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अति निम्न ताप पर सिलिकॉन किसके जैसा कार्य करेगा? ऑप्शन ए में है कंडक्टर, ऑप्शन बी में है सुपर कंडक्टर, ऑप्शन सी में है इंसुलेटर और ऑप्शन डी में है सेमीकंडक्टर। प्रश्न है कि अति निम्न ताप पर सिलिकॉन किसके जैसा कार्य करेगा? पहला जो आपको दिख रहा है कंडक्टर, तो कंडक्टर तो हम लोग सब जानते हैं, जिससे धारा आराम से प्रवाह हो सके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सके। सेकेंड ऑप्शन है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर वैसे को कहते हैं जिसमें किसी भी तरह का रेजिस्टेंस ना हो। अगर आसान भाषा में कहें तो अगर आप लोहा को बिल्कुल सुपर कूल्ड कर देते हैं, यानी कि उसको मान लीजिए आप -180 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, तो फिर लोहा एक तरह से सुपर कंडक्टर के रूप में कार्य करता है। तो उसे हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। इंसुलेटर सभी लोग जानते हैं, और ये है सेमीकंडक्टर। सवाल पूछ रहा है, सेमीकंडक्टर की चर्चा हम लोग अभी किए। कह रहा है कि अगर सिलिकॉन का तापमान हम घटा दें। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तापमान घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और अति निम्न ताप कर देंगे सिलिकॉन को, बिल्कुल हम बहुत माइनस में अगर ले जाए टेम्परेचर, तो वह इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देंगे, और ये पूछा गया है पहले भी बीपीएससी में सवाल, किसी स्टेट पीसीएस में सवाल पूछा गया है। यहाँ पे लोग देखते सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर टिक मार देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे डिस्क ब्रेक लगाना है और सवाल को समझना है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे और ज़्यादा टेम्परेचर कम करेंगे तो वह बिल्कुल इंसुलेटर के रूप में ही कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रेजिस्टेंस जो तार है, आसान भाषा में यानी कि जो वायर है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के, यानी कि जितना लंबा तार होगा उतना अधिक रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यहाँ पे जब तार की एरिया की बात की जा रही है तो इसको आप स्क्वायर या रेक्टेंगल ना समझे कि लेंथ इंटू ब्रेथ, नहीं। जब तार की एरिया की बात की जा रही है तो मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की जा रही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का मतलब है, जैसे यह पेन है तो ये जो आपको टिप दिख रहा है, ये मोटाई, यही है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की जा रही है। तो जैसे जैसे तार का लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे तार का जो एरिया है वो अगर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया अगर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसी के लिए आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो पोल से जो तार खींचते हैं तो मोटा तार रहता है, यानी कि एरिया ज़्यादा, तो एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो ज़्यादा धारा आराम से प्रवाह किया कर सकता है। और वही जो फ्यूज में जो हम लोग तार लगाते हैं, पतला तार लगाते हैं, तो
पतला तार यानी कि एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे जो लेंथ की बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए यह एक तार है, इसका ये लंबाई है। अब हम क्या किए, इसमें एक और तार ऐसे जोड़ दिए तो इसका लंबाई क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो जब इसका लंबाई यानी कि लेंथ 2 टाइम्स हो गया तो इसका रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि लंबाई 2 गुना तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना। एक तो सिंपल क्वेश्चन आपको इस टाइप का पूछ सकता है। दूसरा आपको पूछ दिया कि एरिया को अगर आधा कर दिया जाए, जैसे कि यह तार है, इतना मोटा तार है, इसको हम बीचे बीच इसको चीर दिए तो इसका एरिया भी आधा हो जाएगा। लेंथ तो उतना ही बड़ा रहेगा लेकिन एरिया इसका आधा हो जाएगा। तो जब हम इसके एरिया को आधा कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, यह आर यहाँ हो जाएगा एरिया बटे 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरिया को कर दिए आधा, ये हम लोग किए डबल डिवाइड, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो रेजिस्टेंस 2/a यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा वह 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है और नॉर्मल भी है कि एरिया जब कम किए तो रेजिस्टेंस तो बढ़ना ही है, लेकिन कितना टाइम्स बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो एक सिंपल है। ये तो पहला सिचुएशन देखे कि तार को हम सीधे लाके जोड़ दिए या तो डबल कर दिए, और देखे कि तार को बीचे बीच काट दिए तो एरिया कम कर दिए। ये तो पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा तरह का जो सवाल इससे पूछा जाता है कि अगर कोई वायर है और किसी तार को खींच के, अगर आप तार को खींच के लंबा करते हैं या उसकी लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो फिर उसके रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड सिचुएशन में तार को खींच के लंबा कर रहे हैं, यानी कि उसके लंबाई को तो बढ़ा रहे हैं, 2 गुना किए हैं, लेकिन साथ ही साथ जब खींचेंगे तो उसका मोटाई कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि लेंथ तो 2 गुना हो गया 2x, लेकिन जो एरिया है वह भी तो आधा हो गया, एरिया बाई 2 हो गया। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस आएगा वह आएगा r, लेंथ हमारा 2 टाइम्स हो गया तो 2l 1 डबल डिवाइड a बाई 2, यह इससे मल्टीप्लाई होगा, यह इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a रेजिस्टेंस बराबर 4l बाई a, यानी कि इस केस में रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम किसी तार को खींचकर 2 गुना करते हैं तो तार का प्रतिरोध, तार का रेजिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको अच्छे सवाल तार का प्रतिरोध 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो यहाँ से आपको अच्छे सवाल बन सकते हैं। फिर से ध्यान देंगे, 2 तरह के सिचुएशन आपको पूछे जाएंगे। पहला सिंपल, तार है, तार में एक और लाके इतना ही मोटा तार जोड़ दिए, तो ये तो सिंपल है, हम लोग सिर्फ लेंथ को बड़ा किए, एरिया को किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकेंड तरह के सवाल में क्या हुआ, सेकेंड सिचुएशन में क्या हो कि तार को, यही तार है लेकिन इसको खींच के हम लोग 2 गुना कर दिए, तो इसमें क्या हो कि इसका एरिया घट गया, और जब इसका एरिया घट गया तो क्योंकि एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ दुगुना हुआ तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो उसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किए। तो यह 2 सिचुएशन आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ध्यान रखने होंगे। तो अभी हम लोग समझे कि किस तरह से लंबाई पे और एरिया पे रेजिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है, उससे कुछ जुड़े हुए हम लोग छोटे छोटे प्रश्न भी बनाए और इसको आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन आपके मन में एक फिर सवाल पूछ आता होगा कि अगर हम एक चांदी का तार ले लें और एक लोहा का तार ले लें, यह चांदी वाला तार है, सिल्वर वायर, और यह आयरन का है, यह दोनों तार का लंबाई एक समान है और मोटाई भी एक समान है, तो क्या दोनों सेम होगा या कुछ उनके चालकता में प्रभाव पड़ेगा, उनके कंडक्टिविटी में कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो सबको आंसर पता है कि चांदी ज़्यादा बढ़िया चालक है। तो यानी कि कुछ ऐसा गुण होता है धातु में स्वतः जो उस धातु की चालकता पे प्रभाव डालता है। यानी कि जब हम लोग ये लिख रहे थे कि R यानी कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया, तो जब इस प्रोपोर्शन को हम हटाएंगे और इक्वल करेंगे तो यहाँ पे R इज इक्वल टू एक नया
कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे रो, इसको पढ़ते हैं रो, लग भी रहा है कि बेचारा रो रहा है, L/A, क्लियर है। और यह जो रो है, यह रो ही बताता है कि इस पदार्थ का अपना कुछ गुण है। अभी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझे कि सिल्वर, चांदी का तार और लोहा का तार लंबाई एक समान हो, मोटाई भी एक समान हो, फिर भी चांदी अच्छा चालक होता है एज कम्पेयर टू लोहा के। क्यों होता है अच्छा चालक? बिकॉज ऑफ चांदी के अपने कुछ गुण होते हैं, यानी कि जो धातु है उसका अपना कुछ गुण है जो उसमें स्वतः होता है, और वह लंबाई चौड़ाई पे फर्क उससे नहीं पड़ता। इस बात को ध्यान देना होगा कि ये जो रो है यह लेंथ पे या एरिया पे डिपेंड नहीं करता। आपसे सवाल पूछ देगा कि किसी तार को खींचकर लंबा कर दिया गया है तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिंबल को हम लोग कहते हैं रो, और वह जो धातु का जो गुण है जो खुद उसके अंदर है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। या तो इसको हम लोग रेजिस्टिविटी कह सकते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान देना होगा। एक तो हम लोग सीखे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है उसको भी हम लोग सीखे। एक होता है रेजिस्टिविटी, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टिविटी या फिर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसको हम लोग इन चांदी का तार और लोहा के तार के माध्यम से समझे। और यह जो रेजिस्टिविटी है यह लंबाई या एरिया पर डिपेंड नहीं करता, यह धातु पे डिपेंड करता है कि जैसा धातु रहेगा उसका अपना रेजिस्टिविटी होगा, और यह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कुछ क्षण पहले ही हम लोग उदाहरण के रूप में देखे थे कि अगर लोहे को हम बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, लोहा का तार है, अगर हम उसको 180 डिग्री सेल्सियस -180 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं तो वह सुपर कंडक्टर की तरह कार्य करेगा। यानी कि यह जो रो है वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक और टर्म आप लोगों ने सुना होगा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कुछ नहीं, यह रेजिस्टेंस का ही उल्टा होता है। यह रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का यह उल्टा होता है। कंडक्टेंस को हम लोग शो करते हैं जी से, कैपिटल जी से। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/G। यहाँ तक क्लियर है। कंडक्टेंस की जब बात करते हैं तो एक और यहाँ पे टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अभी आपने देखा ना कि चांदी का तार भी सेम लंबा और आयरन का तार दोनों का मोटाई भी सेम, लंबाई भी सेम, लेकिन फिर भी चांदी का तार बढ़िया चालक है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ अपना गुण है, धातु का अपना गुण है। तो यहाँ पे दो तरह के गुण, एक तो आता है जो धातु को एक अच्छा कंडक्टर बनने से रोक रहा है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, रो से, जिसको हम लोग कहें रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसमें एक और गुण आता है जो चांदी में है कि वह उतना ही लंबाई और उतना ही मोटाई होने के बाद भी वह उसको एक अच्छा चालक बनाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी भी इसको कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, तो इन चारों टर्म को आप लोग ध्यान से याद में रखेंगे क्योंकि चारों काफ़ी मिलता जुलता है। और यहाँ पे काफ़ी लड़के बोल्ड हो जाते हैं, तो बिल्कुल क्लीन बोल्ड ही हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से आप रिपीट करके देखेंगे, 2-3 बार में यह क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे 4 टर्म ध्यान होने चाहिए। एक तो रेजिस्टेंस, दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, तीसरा कंडक्टेंस और चौथा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो ये 4 प्रकार के टर्म हुए। तो इन चारों का आप मतलब समझ गए। यह जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है यह इसी रो का उल्टा है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग इससे शो करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। यहाँ तक क्लियर है। अब समझते हैं हम लोग इसके आगे। अभी जो चारों टर्म को हम लोग समझे, अब यहाँ पे उसके एसआई मात्रक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रेजिस्टेंस का
एसआई मात्रक आप सभी को याद है, ये तो बच्चे बच्चे को याद है, ओम। ओम हो गया। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को हम लोग लिखे भी थे 1/r। तो r का एसआई मात्रक ओम है, तो कंडक्शंस का क्या होगा 1/ओम। यहाँ तक क्लियर है। और बड़ा सिंपल सा आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि 1/ओम है तो इसको हम लोग ओम -1 लिख सकते हैं। तो कंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या हुआ ओम -1। यहाँ तक क्लियर है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। दूसरा हम लोग क्या टर्म देखे थे, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी जिस हम फॉर्मूला की चर्चा किए थे कि रेजिस्टेंस बराबर रो L/A, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग रो को रहने देंगे, बाकी चीज को इधर ले जाएंगे, तो लिख सकते हैं R इंटू एरिया डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू रो। ये रो क्या है, यही रो तो रेजिस्टिविटी है, यह रो ही रेजिस्टिविटी है। R यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम, तो यहाँ पे ओम लिख दिए। एरिया का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो यह मीटर काट दिए और ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक हम लोग को आ जाएगा ओम मीटर। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक मिल गया। रेजिस्टिविटी का ही उल्टा होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर 1/रो, यानी कि रो का उल्टा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई रो का वैल्यू पुट कर देंगे। रो का एसआई मात्रक क्या है ओम मीटर, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ओम मीटर। लेकिन हमको पता है सिंपल मैथ, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ओम -1 मीटर -1। क्लियर है। तो इन सभी चारों फॉर्मूला को समझे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, सॉरी कह रहे ये अभी हम लोग चारों के एसआई मात्रक को समझे। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक हो गया ओम, कंडक्टेंस का एसआई मात्रक हो गया ओम -1, और रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक हो गया ओम मीटर, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का एसआई मात्रक हो गया ओम -1 मीटर -1। फॉर्मूला समझे तो सही, और नहीं समझे तो जो जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं बस चारों का मलाई मार लीजिए, काम खत्म। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे ओम्स लॉ। ओम ने कुछ खास नहीं कहा। ओम ने कहा कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा बड़ा बात कह दिया, ये तो हम बचपने से जान रहे हैं। जब भी टीवी देखते थे शक्तिमान कटने लगा साइड से, तो मार स्टेबलाइजर को खट खट 4 बार, तो शक्तिमान पूरा स्क्रीन में आ गया। ओम ने कुछ नहीं कहा। क्या कहा कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ठीक है वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा बढ़ेगा, लेकिन यह कब होगा, जब ताप को नियत रखेंगे, यानी कि टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। तो इस चीज़ की चर्चा इन्होंने यहाँ पर की। आपके घर में वायरिंग है, वायरिंग हो गया तो एक बार तार जो सेट हो गया सो हो गया, लंबाई में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, उसका एरिया में भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या है एक गर्म हो जाता है तार। जब आप उससे धारा प्रवाह कीजिएगा, जब आप करंट पास कीजिएगा तो गर्म हो जाता है। अगर उसके हम कांस्टेंट कर दें, उसके टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर दें, उसमें परिवर्तन ना आने दें, तो हम जितना वोल्टेज देंगे पूरा धारा फ्लो होगा, धारा का लॉस नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे फॉर्मूला को देखते हैं, यह जो उन्होंने एक रिलेशन दिया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ये R क्या है, ये R रेजिस्टेंस ही है, लेकिन
ओम के सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लंबाई, आप लोग तार वाला उदाहरण फिर से याद कीजिए, लंबाई नहीं बदलेगा, एरिया भी नहीं बदलेगा, और हमने क्या किया, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया। और रेजिस्टेंस लंबाई और एरिया ही पर तो निर्भर करता है। अब जब लंबाई बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, एक तरह से वह एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, कांस्टेंट वैल्यू की तरह काम करेगा। कांस्टेंट वैल्यू कहने का मतलब जैसे 2, तो 2 ही रहेगा, वह एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन हम x कर दिए, तो कोई बच्चा x निकालता है तो उसका 10 आता है, कोई x निकालता है तो उसका 20 आता है। तो यह एक कांस्टेंट है यहाँ पे, ये जो r है यहाँ पे कांस्टेंट है। एक बार हम देखें, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सही है, या कौन सा फॉर्मूला ओम्स के लिए सही है, ऐसा प्रश्न था। उसमें क्या दिया था कि V इज इक्वल टू V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था कि I इज इक्वल टू VR। तीसरा ऑप्शन था V/R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए थे। अब बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। ओम्स लॉ के लिए कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा होगा, V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर I इज इक्वल टू VR, या फिर ऑप्शन सी V/R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे बच्चा क्या रट के जाता है कि V बराबर IR। अब कोई इतना अच्छा से रट लिया कि V बराबर IR, तो V बराबर IR तो ऑप्शन में है नहीं। हालांकि BPSC वाला बच्चा फंस जाएगा, वो बार देगा ऑप्शन ही चला जाएगा कि निम्नलिखित में से कोई सही नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बताएं कि ये R क्या है, यह भले रेजिस्टेंस है, लेकिन ओम्स लॉ में यह रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट की तरह कार्य कर रहा है। और जब ये कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा तो इसको लिख सकते हैं V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, नियतांक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि कितने अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओम्स लॉ ने क्या कहा कि तापमान बदलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि बल्ब जलाएं तो बल्ब का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि बल्ब एक ओम के सिद्धांत पे चलने वाला उपकरण नहीं है। और इसी के आधार पे ओम ने कहा कि वैसे उपकरण जो इसके सिद्धांत पे चलेंगे उनको ओमिक उपकरण कहा जाएगा, ओमिक इक्विपमेंट, और वैसे उपकरण जो ओम के सिद्धांत पर नहीं चलेंगे उन्हें अनओमिक कहा जाएगा। कभी कभी आपको ग्राफ दे सकता है और ग्राफ से पूछ सकता है। तो ओम में हमने देखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो जो ओमिक इक्विपमेंट होता है, यानी कि जो ओम के सिद्धांत पे चलने वाले जो उपकरण हैं, उनका ग्राफ ऐसे सरल रेखा का ग्राफ होता है। यहाँ पे हम वोल्टेज पुट कर दिए और यहाँ पे I पुट कर दिए, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ग्राफ से बात करना है। यहाँ पे हम वैल्यू 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 ऐसे हम पुट कर दिए। जिनको ग्राफ से डर लगता है, डरने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ ग्राफ से बात करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ से बतियाइए कि वोल्टेज बढ़ाएं जी, तो हाँ बढ़ा दिए, तो करंट 1 हो गया, कोई बात नहीं। वोल्टेज बढ़ा के 2 कर दिए तो करंट जी, तो करंट भी 2 हो गया। वोल्टेज बढ़ा के 3 कर दिए तो करंट भी बढ़ के 3 हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ रहा है। तो यह जो ग्राफ है, यह ग्राफ ओम लॉ को दर्शाता है। क्लियर है। अब मान लीजिए आपको दूसरा ग्राफ ऐसे कोई दे दिया जाए और यहाँ पे V, यहाँ पे I, तो एक सिचुएशन आप क्या देखेंगे कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा करंट नहीं बढ़ रहा है, तो यह ओम्स लॉ को नहीं दिखाता है। तो बात वही है, लेकिन पूछने का तरीका काफ़ी अलग अलग होता है। आपने देखा पिछले बार हमने किस टाइप का एक MCQ बनाया और फिर ये एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह से सवाल वह पूछ रहा है और क्या वह कहना चाहता है। इससे बहुत ही आसान सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना लेते हैं। प्रश्न देखिए क्या है, 5 ओम के रेजिस्टेंस से 3 एम्पेयर की धारा प्रवाह करने के लिए इसे कितने वोल्टेज से जोड़ना होगा। सवाल आप लोग को दिख रहा होगा। सवाल बड़ा सिंपल है। 5 ओम के रेजिस्टेंस,
फिजिक्स में जिन बच्चा को डर लगता है बाप रे बाप फिजिक्स का न्यूमेरिकल, तो उसको पहले अपना भूत भगाना है ना। ये दिमाग जो है सो अगर आप दिमाग में बैठा ली कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनता, तो एग्जाम में जहाँ देखेगा न्यूमेरिकल तो कहेगा तुमसे नहीं बनता, आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को बदलना है। फिजिक्स में बड़ा आसान है। सबसे पहले आपको जो डिजिट दिखे ना, सब डिजिट को पहले एक एक बार लिख लीजिए, बाद में देखेंगे कि क्या है। एक डिजिट हमको दिख रहा है 5 ओम, तो यहाँ पे हम लिख दिए 5 ओम। दूसरा देखिए डिजिट क्या लिख रहा है, 5 ओम के रेजिस्टेंस से 3 एम्पेयर की धारा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 एम्पेयर। क्लियर है। आगे क्या लिख रहा है कि 3 एम्पेयर की धारा प्रवाह करने के लिए इसे कितने वोल्टेज से जोड़ना होगा, यानी कि वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वोल्टेज बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। ये तो आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो 5वां का बच्चा भी कर सकता है। हम सब चीज़ को एक जगह लिख लिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि फिजिक्स की सबसे बड़ी फायदा ये है कि इसमें आपको यूनिट दिया रहता है, ये चीज़ आपको दिया रहता है। तो आपको पुच्छी देख के पहचानना है कि जानवर कुत्ता है कि बकरी है कि भैंस है, तो पहचान लेंगे नहीं पुच्छी देख के, तो बस। और यही इसका पुच्छी है, यह क्या है, इसका पुच्छी है। तो आप जब देखें कि 5 ओम, अरे ओम यानी कि यह क्या है, तो यह एक रेजिस्टेंस है। सवाल ना भी रहे, बस ऐसे भी लिख दे 5 ओम 3 एम्पेयर वोल्टेज, तो ऐसे भी बन जाएगा। फिर पूछी पकड़े इसका, तो ये क्या एम्पेयर, यानी कि एम्पेयर किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है, धारा की बात कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को आई से हम लोग लिखते हैं। क्लियर यहाँ पे। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखें कि V बराबर आई आर, और V का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 15 वोल्ट। बस इतना आसान सा ही था, और इसी से डर लग रहा था। क्लियर है यहाँ पे। तो 15 वोल्ट हम लोग का आंसर आ गया, यानी कि अगर हमको 3 एम्पेयर का धारा भेजना है और जिस चीज से हम भेज रहे हैं, जिस तार से भेज रहे हैं, उसका 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो हम कितना वोल्टेज उसको भेजें कि 3 एम्पेयर का धारा चल जाए, तो इसके लिए हमको 15 वोल्ट भेजना होगा। और जब कहानी हम लोग सुने थे इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसमें बताए भी थे वोल्टेज क्या बताता है, वोल्टेज यही बताता है कितना दूर जाएगा। अब बस यहाँ पे बीच में रुकावट है, तो इस रुकावट को पार करने के लिए ज़्यादा धक्का देना होगा, तो वोल्टेज क्या बढ़ा के मारेंगे तो पहुँच जाएगा। आप लोग बॉल वगैरह में देखते होंगे तो लिखा रहता होगा, जैसे आप लोग अगर पुराना वाला बॉल का याद कीजिए, जो पीला बॉल आता था 10 रुपये 15 रुपये में, तो वो जलता था 100 वाट का बॉल, लेकिन उसमें धारा हम हमेशा बढ़ा के मारते थे। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा सिद्धांत है कि आप जो धारा भेजिएगा उसमें 10% का लॉस होता है। तो अगर आपका कोई इक्विपमेंट 100 पे चल रहा है तो उसको आप 110 भेजिएगा, ताकि 10 रास्ता में अगर लॉस भी हो जाए तो उसके पास कम से कम 100 तो पहुँचे। अब जब पूरा एनर्जी उसके पास पहुँचेगा तो अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक से ऐसे आसान आसान प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और ब्रेन ठीक हो जाएगा। बस दिमाग को कूल रखना है कि अब से न्यूमेरिकल आएगा तो कहना है कि नहीं तुमसे बनता है न्यूमेरिकल, एक बार देखो, बस इतना ही कहना है। और 2-3 प्रश्न बनाइएगा, फिर फिट हो जाएगा, फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको टफ नहीं लगेंगे। एक और प्रश्न लोग देख लेते हैं, अच्छा है। किसी प्रतिपथ में सीरीज में जुड़े एमीटर का पठन 5 एम्पेयर है और उसी प्रतिपथ में पैरेलल में जुड़े वोल्ट मीटर का पठन 250 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस बताएं। अभी सवाल देखने से थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा होगा, लेकिन डरना इसमें नहीं है। अब इसको हम लोग एक एक सेंटेंस करके डिकोड करते हैं। पहला सेंटेंस में क्या कर रहा है, किसी प्रतिपथ में, प्रतिपथ कहने का मतलब है कि एक तरह से कोई सिस्टम जुड़ा हुआ है, में सीरीज में जुड़े एमीटर का पठन 5 एम्पेयर है। एमीटर हमेशा सीरीज में ही जुड़ता है, पिछले क्लास को ही चर्चा कर चुके हैं। एमीटर का क्या पठन है, 5 एम्पेयर। कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे 5 एम्पेयर लिख दिए, बाकी जाने देते हैं। हमको एमीटर नहीं बुझाता है, पैरेलल भी नहीं बुझाता, सीरीज भी नहीं बुझाता। 5 एम्पेयर हमको मिला, एक डिजिट हम लिख दिए। आगे क्या है, और उसी प्रतिपथ में पैरेलल से जुड़े वोल्ट मीटर का पठन
250 वोल्ट है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही जुड़ता है, इसकी भी चर्चा पहले कर चुके हैं। फिर भी हमको वोल्ट मीटर भी नहीं बुझाता, पैरेलल भी नहीं बुझाता। 250 वोल्ट है ना, तो जी तो यहाँ पे हम 250 वोल्ट लिख दिए। अब क्या पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस बताएं, भारी है। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे A दिया हुआ है यानी कि क्या है, धारा है। I हमको दिया हुआ, ये तो साफे साफ कह रहा है कि हम तो वोल्टेज हाइए हैं। तो 250 हम पुट कर दिए इज इक्वल टू आई की जगह 5 इंटू आर, रेजिस्टेंस हमको पूछ रहा है। 250/5 इज इक्वल टू आर, काटेंगे तो 5 0 यानी कि 50 ओम हमारा आंसर आ गया। क्लियर। एमीटर नहीं भी बुझाता, पैरेलल भी नहीं बुझाता, वोल्ट मीटर भी नहीं बुझाता, बस सिंपल है। V इक्वल टू आई आर पे पकड़ के पूरा हमारा बन गया यहाँ पे सॉल्यूशन। देखते हैं और कोई प्रश्न। चलिए, तो ये आप लोग देखिए, आज रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखे। तो आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में सीखे। 4 जो महत्वपूर्ण इससे टर्म होते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जिसको कहते हैं, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। चारों का फॉर्मूला, चारों का एसआई यूनिट कैसे ड्राइव करते हैं उसको भी हम लोग देखें। जनरल कंपटीशन वाले बच्चे अगर नहीं बुझाया होगा तो बस मलाई मारेंगे, काम आपका निपट जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ओम्स के बारे में सीखे, ओम्स लॉ के बारे में सीखे, उससे जुड़े कुछ प्रश्न बनाए। तो आज हम लोग इन सभी चीज़ों को सीखें। नेक्स्ट बस आप लोग एक फॉर्मूला, आज ही आप लोग का होमवर्क रहा कि इस चीज़ को याद कर लेंगे, क्योंकि इस चीज़ को याद कर लेंगे तो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। अब अगर मान लीजिए आपको 2 आदमी के बीच में पावर देखना कि कौन आदमी ज़्यादा पावरफुल है, तो दोनों को WWE कराएंगे, जो जीता वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो दोनों को कार्य देंगे। अब 2 आदमी को आपको जांचना कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो दोनों को 15-15 किलो का हम बोझा दे दिए और कहेंगे कि ठीक है भाई, आपको 2 किलोमीटर चलना है। जो पहले वहाँ पे पहुँचा वो ज़्यादा शक्तिशाली है। तो पावर क्या है, कार्य करने की दर। अगर जो आदमी बोझा लेके पहुंचा, 2 किलोमीटर का रेस करवाए थे हम, 15 किलो का बोझा देके, तो कोई व्यक्ति 1 ही घंटा में पहुंच गया, मान लीजिए एक आदमी, और एक आदमी आधा घंटा में पहुंचा, तो आधा घंटा वाला आदमी ज़्यादा कार्य किया, यानी कि उसमें ज़्यादा शक्ति है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कार्य क्या है, वर्क बाय टाइम, यानी कि कार्य करने की दर को ही हम लोग यहाँ पे शक्ति कहते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। जब हम ये कहते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको कह सकते हैं कि यह VQ/T। आपके मन में आ रहा होगा कि यह VQ/T कैसे आया। कोई बता सकते कि VQ/T कैसे आया? आपको हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे पोटेंशियल में, विभव में हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे कि एक धन आवेश को किसी जगह से दूसरे जगह लाने में जो कार्य लगता है, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि वोल्टेज बराबर क्या था, वोल्टेज बराबर कार्य बटे कूलम चार्ज, W/Q। तो क्या हम यहाँ पे W को लिख सकते हैं VQ/W, और इस W को ही हटाकर हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, VQ लिख दिए। क्लियर है ये चीज़? ये VQ हम लोग कहाँ से लिखे, VQ बटे यहाँ पे हम लोग T लिखे। क्या हम लोग इसको VI लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग लिखते हैं I²/R, और इसी को हम लोग लिखते हैं V²/R। आपको मन में आ रहा होगा कि ये VI कहाँ से आ गया। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि I बराबर Q/T, यही होता है। तो क्या इस Q
बटे टी के जगह पे हम लोग आई लिख सकते हैं। तो यह जो Q बाई टी था, इसके जगह पे हम क्या लिख दिए, यहाँ पे आई लिख दिए, तो भी आई हो गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है, भी आई हो गया यहाँ पे। और इसी को हम लोग यहाँ पे आई स्क्वायर आर कैसे लिखें, अब ये भी सवाल आना चाहिए आपके मन में कि आई स्क्वायर कैसे लिखें। तो अभी तो रेजिस्टेंस में हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि भी बराबर आई आर, यहाँ देखे थे। तो इस भी के जगह पे हम लोग आई आर पुट कर सकते हैं। तो जब आप आई आर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई, तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर, और यही आई स्क्वायर आर को हम लोग यहाँ पर पुट किए हैं। क्लियर है, और यही हो गया आपका फिर भी स्क्वायर बटे आर। ये कैसे आएगा, तो ये आपका ओम्स के फॉर्मूला से ही आया है। ये आप लोग होमवर्क है, फाइंड आउट कीजिए कैसे आया। थोड़ा सा फॉर्मूला को तोड़िएगा, आपको ये चीज़ पकड़ा जाएगा। तो क्लियर है कि कैसे कैसे हर एक फॉर्मूला आया। तो आपको पावर से यही प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी यही रहता है। जो ग्रुप डी में जो सबसे टफ जहाँ पे फिजिक्स पूछा जाता है, उसमें भी यही चीज़ पूछा जाता है। लेकिन वो क्या करेगा, बदल देगा बस। बच्चा सिर्फ रट के जाता है पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, अब वो पूछ देगा पावर दे देगा आपको आई स्क्वायर आर से पूछ देगा। ऐसे करके आपको सवाल पूछ सकता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग एक सवाल बनाकर भी देखते हैं। प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब 200 वाट और 250 वोल्ट का है, तो इससे प्रवाहित धारा का मान बताएं। क्या दिया है, विद्युत बल्ब है, क्या है वो हम रहने देते हैं। हम लोग सिर्फ अपना जो ट्रिक रखे हैं उस पे आते हैं। हमको क्या दिया, एक विद्युत बल्ब 200 वाट, तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 200 वाट लिख लिए यहाँ पे। अगला क्या दिया हुआ है कि 250 वोल्ट का है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 250 वोल्ट। और इसमें हम लोग को क्या पूछा है, धारा का मान बताएं, यानी कि हमको करंट इसमें बताना है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर कोई P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी रट के जाता तो उसको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। P पावर का ही फॉर्मूला क्या है, वी क्यू बटे टी। पावर का ही फॉर्मूला क्या है, वी आई। और पावर का ही फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर बटे आर। और पावर का ही फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। बस आपको ये देखना है कि हमको क्या क्या डाटा दिया हुआ है। 200 वाट है, मतलब कि ये क्या है, ये तो हमारा सीधी सीधी पावर की बात कर रहा है। हमको भी यहाँ पे दिया हुआ है और पूछ रहा है आई। तो बस इतना देखना कि कोई हम लोग के पास फॉर्मूला है जो पी, भी और आई पे डिपेंड करता है, यानी कि पावर, वोल्टेज और करंट पे। तो ये वो है, पावर ई रहा और ये रहा वोल्टेज और करंट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी बराबर भी आई, वोल्टेज इंटू करंट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। 6 नहीं पढ़ने का यहाँ पे मिस्टेक करना है, नहीं तो कुछ लोग ज़्यादा होशियार लोग 600 पढ़ लेते हैं इसको। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है कि 200 बराबर वोल्टेज हमारा 250 हो गया इंटू करंट हो गया 200 बटे 250 इज इक्वल टू आई। काटेंगे और ये हो जाएगा आपका 4, ये 5 और ये होगा 0.8, तो 0.8 एम्पेयर। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, 0.8 एम्पेयर का। तो आप लोग देखिए किस तरह से बन गया। तो इस फॉर्मूला को आप लोग 2-4 बार अपने कॉपी पे ट्राई करेंगे और इसको सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए, एकदम एक सांस में, खाते पीते एकदम बैठते सोते, सपना में भी कोई पूछे तो बिल्कुल एकदम याद है कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी, वी क्यू बाई टी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। बस जितना इतना जिसका इतना है उसका न्यूमेरिकल फिजिक्स में क्लियर है, चाहे ग्रुप डी का न्यूमेरिकल क्यों ना बनाए। काहे कि ग्रुप डी में ज़्यादा टफ फिजिक्स पूछा जाता है। अब उसको क्या जाने बोरा उठावे वाला चाहिए कि उसको साइंटिस्ट चाहिए रेलवे वाला को, तो रेलवे वाला जाने, लेकिन ग्रुप डी में ज़्यादा टफ पूछा जाता है। तो आज हम लोग यहीं पे रखेंगे। अगर वीडियो को आप 1 बार 2 बार और देखेंगे और इसको अच्छे से करेंगे, कल हम लोग फिर इसके आगे सीखेंगे। और कल का भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कल बिल्कुल फ्रेश माइंड होके सब लोग क्लास करेंगे।